आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने के बाद आर्टिकल 370 हटी नहीं है, ये हमें समझनी चाहिए। अभी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 370 है, मगर आर्टिकल 370 का अप्लीकेबिलिटी कश्मीर से हटाया गया। कल के दिन किसी और को दे सकते हैं, शायद सिंध को दे सकते हैं, सिंध भारत में विलीन होना चाहता है तो आर्टिकल 370 कुछ साल तक उनको दे सकते हैं। जी राहुल जी, ऐसा दिन भी हम देखेंगे, ऐसे हम सोच भी नहीं सकते थे 2019 से पहले, क्योंकि 370 जो थी वो तो परमानेंट हो गया, ऐसा लोग मानते थे, और उसको हटाने का हिम्मत किसी के पास नहीं था। और ये इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट 1947 के बाद पहली बार एक विधान और एक निशान के तहत हुए हैं, यानी भारत का झंडा और भारत का संविधान उसके तहत हुए हैं। साहब, आप आर्टिकल 370 को छुएंगे तो यहाँ खून के नदी बहेंगे। तो मैंने उसको बोला, देखिए भाई, अब जो बुरहान मारा था 3 महीने 4 महीने कर्फ्यू लगा, उसके बाद क्या हो गया? थकान सी हो जाती है, लोग को जिंदा रहना है, वो चलना है, उनका जिंदगी चलना है, तो वो होगा नहीं है। जब बुरहान की एनकाउंटर के बाद जो हुआ उससे ज्यादा तो नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 370 रहेगा नहीं रहेगा, इससे कश्मीर की जो स्टेटस है भारत में विलीन होने का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके 3 जीव होते थे, 3 टंग्स। एक कश्मीर घाटी में एक बोलते थे, जम्मू में कुछ और बोलते थे, दिल्ली आके कुछ और। मैं आपको कुछ नेताओं के बोले हुए शब्द यहाँ पर बताता हूँ। जैसे 370 वापस लेने के लिए 100 साल तक लड़ेंगे। फिर पाकिस्तान से बात करो, बालाकोट स्ट्राइक में सिर्फ दरख्त गिरे थे, कोई आतंकवादी नहीं मरा था। और बोलते थे। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो गिरधर जी हैं, और ये पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट और LLB की डिग्री हासिल किए हुए हैं। इन्होंने ADP इंडिया, गूगल इंडिया, DLF कमर्शियल, पुंछ लोयार्ड जैसी कई MNCs में फाइनेंस और उनके डिपार्टमेंट्स को लीड किया है और उन्हें हेड किया है। इसके साथ ही ये विषय के वास्तविक और वैचारिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ये वाणी और विचारों के अत्यंत धनी हैं, इसलिए इनकी वाणी को सुना जाता है और विचारों को समझा जाता है। आज हम इनसे कश्मीर में हुए चुनावों पर बातचीत करेंगे और इनका कश्मीर का अनुभव जो है उसका हम लोग वैचारिक रूप से सुनने का आनंद लेंगे। सर, आज आपने आपकी बिजी शेड्यूल में से इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपके चैनल में बुलाने के लिए धन्यवाद, और आपके दर्शकों को, आपको सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, 3 राउंड में इलेक्शन हो गए, वोटिंग भी अच्छी हुई, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इस इलेक्शन के लिए 10 साल बाद उन्हें मौका मिला। और ये इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट 1947 के बाद पहली बार एक विधान और एक निशान के तहत हुए हैं, यानी भारत का झंडा और भारत का संविधान उसके तहत हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये कश्मीर और पूरे भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में? जी राहुल जी, ऐसा दिन भी हम देखेंगे, ऐसे हम सोच भी नहीं सकते थे 2019 से पहले, क्योंकि 370 जो थी वो तो परमानेंट हो गया, ऐसा लोग मानते थे, और उसको हटाने का हिम्मत किसी के पास नहीं था। और हटेगा तो क्या बवाल मच जाएगा, क्या हो जाएगा, कश्मीर फिर पूरा जल जाएगा, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा, ऐसे डर पैदा करने वाले बहुत थे, और उनके डर की दुकान बहुत चली। फिर कांग्रेस की सरकारों ने भी इसी मुद्दे को लेके चले हैं। तो फिर भाजपा भी इनके हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालते थे, मगर कुछ करते नहीं थे उसके बारे में। कोई कंसेंसस बिल्डअप करना हो या बाकी पार्टियों से डिस्कस करना हो, ये कुछ नहीं करते थे। तो इसीलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये होगा। मगर पता नहीं, मुझे महादेव की कृपा से मुझे कुछ ना कुछ शंका हो रही थी। तो 1 साल पहले मैंने गुरेज गया था। तो गुरेज जाते वक्त मेरा ड्राइवर जो है मुझसे पूछा है कि मैं उनको बता रहा था कि आर्टिकल 370 जाएगा।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो नरसों, ये तो जाएगा। तो वो मुझे बोलने लगा कि साहब आप आर्टिकल 370 को छुएंगे तो यहाँ खून के नदी बहेंगे। तो मैंने उसको बोला देखिए भाई, अब जब बुरहान मारा था 3 महीने 4 महीने कर्फ्यू लगा, उसके बाद क्या हो गया? थकान सी हो जाती है, लोग को जिंदा रहना है, वो चलना है, उनका जिंदगी चलना है, तो वो होगा नहीं है। जब बुरहान की एनकाउंटर के बाद जो हुआ उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब मान के चलेंगे 5 महीने या 6 महीने कर्फ्यू लगेगा, उससे ज्यादा क्या होगा? आपको यहाँ लोग को जिंदा रहना है तो रहेंगे, वो कर्फ्यू खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आप देखिए 370 आई कब इस देश में? वो 1948 में आया था। वो संविधान में ऐड हुआ और 1948-49 वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मतलब 26 अक्टूबर 1947 जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था, उस समय आर्टिकल 470 तो नहीं था ना, सॉरी 370 नहीं थी। तो आर्टिकल 370 आने से पहले कश्मीर ऑलरेडी भारत में विलीन हो चुकी थी। मतलब आर्टिकल 370 रहेगा नहीं रहेगा, इससे कश्मीर की जो स्टेटस है भारत में विलीन होने का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं उनको बताया। तो ये सोच बैठे थे कि आर्टिकल 370 के आधार पर ही राजा हरि सिंह ने साइन किया है, क्योंकि वहां इतना फेक नैरेटिव चला। तो जब मैं ये उनसे डिस्कशन शुरू किया, संवाद किया, तो धीरे धीरे से उनके दिमाग में जो जो चीजें बैठे थे उनको निकालने का कोशिश मैंने किया। कुछ और चीज, जैसे वो कह रहे थे कि हमारी पानी पूरा हिंदुस्तान उठा के लेके जा रही है, यहाँ इतना अच्छा बिजली पैदा होता है, ये बिजली हमें नहीं मिलता है, या पावर कट्स इतने ज्यादा हैं, पूरा भारत में चले जाता है यहाँ यहाँ से जाके बिजली। तो ये उनका एक नैरेटिव था। मैंने उसको भी काउंटर किया, मैंने उसको इंटरनेट में दिखाया। 11,000 करोड़ खर्चा करके जम्मू कश्मीर सरकार, मतलब उस समय, मतलब जब आर्टिकल 370 हटी नहीं थी, महबूबा की सरकार 11,000 करोड़ खर्च करके बाकी देश से वो खरीद रही थी। तो मैंने उसको बताया देखिए भाई, आपसे कोई छीन नहीं रहा है, उल्टा आप हमसे खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि नेहरू ने आपके पूरे पानी पाकिस्तान को दे रखा था 1960 इंडस वाटर ट्रीटी के चलते हुए। तो इसके चलते हुए आपके पानी के ऊपर हम कोई डैम बना के वहां बिजली पैदा करने के लिए हमें परमिशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान हमें यहाँ कुछ डैम्स बनाने का परमिशन नहीं देंगे, वो रोक देंगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, आपका इतना पानी है, कुदरती पानी, मगर वो सब पाकिस्तान में जा रहा है, आपका उससे कोई फायदा नहीं आ रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, और बाकी भारत देश ने आपको मतलब बिजली दे रहा है, कुछ सब कुछ दे रहा है। तो ये मैं प्रैक्टिकली उसको दिखाया। ऐसे बहुत से नैरेटिव्स खड़ा किए थे पहले, महबूबा मुफ्ती के सरकार रहे हो या अब्दुल्ला के सरकार हो, जो भी हो, ये लोग वहां नैरेटिव ऐसा खड़ा किया था। इनके 3 जीव होते थे, 3 टंग्स। एक कश्मीर घाटी में एक बोलते थे, जम्मू में कुछ और बोलते थे, दिल्ली आके कुछ और बोलते थे। फारूक अब्दुल्ला ने, आपने देखा है वाजपेयी जी का सेंटेनरी में भारत माता की जय बोलता है, फिर जम्मू में जाके बोलता है आर्टिकल 370 हमारे लिए हमारी आस्था है, हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, इसको हम खोना नहीं चाहिए, तो आप भी हमसे मिलिए, हम दोनों लड़ेंगे दिल्ली से, ये वहां वाणी होता है। फिर श्रीनगर जाता है तो कट्टर इस्लामियत और पाकिस्तान के बारे में बोलता है। किसकी बाप की जमीन है वो, पीओजेबी और पीओजे के, तो वो कोई ले नहीं सकता है, वो अपना उनका है, पाकिस्तान से बात करना है, ये सब बकवास कश्मीर में होता है। तो ये इनका इनका पहला रवैया था। आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने के बाद आर्टिकल 370 हटी नहीं है, ये हमें समझनी चाहिए। अभी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 370 है, मगर आर्टिकल 370 का अप्लीकेबिलिटी कश्मीर से हटाया गया। कल के दिन आप किसी और को दे सकते हैं, शायद सिंध को दे सकते हैं, सिंध भारत में विलीन होना चाहता है तो आर्टिकल 370 कुछ साल तक उनको दे सकते हैं। आर्टिकल 370 टेक्निकली है हमारे संविधान में। जब इसमें संशोधन हो गया था तो उसके बाद इनके रेलेवेंस खत्म हो गई। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब इनका रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके चल रहे थे। जब वो सिचुएशन आ गया था, इनको आगे बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला। तो एक्चुअली इनको जब हाउस अरेस्ट किए थे सरकार उस समय 5 अगस्त 2019 से पहले,
तो उसके बाद सरकार चाह रही थी इनको छोड़ दें, फिर भी ये लोग सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि हमें मत छोड़िए, हम बाहर जाके किस मुंह से हम बात करेंगे, किस मुंह से हमारी वोटर्स के पास जाएंगे, तो इसलिए हम ज्यादा दिन यही रखिए अंदर, ताकि एक नैरेटिव तो बने कि देखो सरकार ने ये किया वो किया। तो भारत सरकार ने उसको कुछ दिन और रख दिया, मगर उसका भी लिमिट होगा ना, अल्टीमेटली उसको छोड़ दिए। तो ये कितना भी चिल्लाते रहे उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो अब जो है इलेक्शंस आगे हैं, अब दिस इज द मोस्ट पीसफुल इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर हिस्ट्री और मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इससे ट्रांसपेरेंट कभी हुआ ही नहीं है। पहले सलाउद्दीन के टाइम पे ये रिगिंग हुआ, ये सब हम जानते हैं, कांग्रेस के कालखंड में रिगिंग हुआ था, अभी ऐसा नहीं है। और जैसा आपने कहा, एक संविधान, एक विधान, एक झंडे के नीचे हुआ है, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो एक्चुअली महबूबा मुफ्ती अरेस्ट होने से पहले उनका एक ट्वीट थी कि आर्टिकल 370 को आप कुछ करेंगे तो कश्मीर में भारत की झंडा को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, वो उनका स्टेटमेंट। तो मैंने 2 साल पहले उसी पुरानी ट्वीट को पकड़ के उसको रीट्वीट किया मैंने, वो फोटो लगाते हुए जिस फोटो में स्कूल के बच्चे कोई 60-70 फुट का भारत की झंडा लेके सारे जहां से अच्छा ये सब गाते हुए महबूबा मुफ्ती के घर के सामने से गुपकर रोड में वो जा रहे थे, वो वाला लगा के मैंने बोला महबूबा जी अब देखिए भारत की झंडा को कंधा कौन दे रहा है। तो ये चीज वहां परिवर्तन आया है। और जो वहां भारत के पक्ष में जितने भी वॉइसेस थे वो डरे हुए दबे हुए थे, वो सब अभी बोलना शुरू किया, ओपनली बोल रहे हैं। और इंजीनियर राशिद जैसे अलगावादी भी जो अलग वो सोच रखते हैं उनका भी मौका है। मतलब ट्रू डेमोक्रेसी चल रहा है, अभी जनता तय करेगी। जनता ने अभी इंजीनियर राशिद को वोट दिया, उमर अब्दुल्ला को घर बिठा दिया, तो जनता की डिसीजन है ना। और इंजीनियर राशिद भी उसी संविधान के ऊपर प्रमाण लेके वो वोट लेके फिर इलेक्शन लड़ा है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने का वादा करके वो इलेक्शन लड़ा है। वो लोकसभा में उनका जो क्या कहते हैं उसको शपथ ग्रहण जो है, हाँ, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे ही लिया है। तो इसीलिए कोई भी आ सकते हैं, पहले आपका सोच कुछ गलत हो सकते हैं, बाद में आप भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार हो तो क्या प्रॉब्लम है। अभी यही चीज आपको इसमें जमात से भी आपको उनके कैंडिडेट्स भी वही सिचुएशन थी ना, पहले वो जमात को बैन कर दिया भारत सरकार ने, अभी वो इंडिविजुअल स्तर पे आके लड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सोच कुछ और हो सकता है। मगर अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 370 नहीं है उसमें एप्लीकेबल आपके ऊपर, और फिर आप यूनियन टेरिटरी हो और इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, यू आर वेलकम। तो मतलब इस एंड से लेके उस एंड तक हर आइडियोलॉजी जो है वहां इलेक्शन में खड़ी है। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। अब रिजल्ट क्या होगा, उमर अब्दुल्ला जीतेगा, कोएलिशन होगा, भाजपा जीतेगा, ये बात की बात है। मगर वहां आपने जो पुरानी नैरेटिव है उसको खत्म कर दिया और एक नया नैरेटिव खड़ा हो गया, और एक खुले आम सांस लेते हुए डेमोक्रेसी बढ़ रहा है और शक्ति ले रहा है। तो ये चीज हमें देखना है। दैट इन माय व्यू, मैं बहुत साल से कश्मीर जाता रहा हूं, मेरे अनुभव में ये देखा हूं मैं, देखते देखते ये पूरे नैरेटिव्स, जितने भी नैरेटिव्स पहले थे वो सब खत्म हो गया। अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी अभी कश्मीर में आपको दिख रहा है। बराबर सर, मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज आपसे पूछूंगा कि मैं आपको कुछ नेताओं के बोले हुए शब्द यहाँ पर बताता हूँ। जैसे 370 वापस लेने के लिए 100 साल तक लड़ेंगे। फिर पाकिस्तान से बात करो, बालाकोट स्ट्राइक में सिर्फ दरख्त गिरे थे, कोई आतंकवादी नहीं मरा था। जैसे बयानों के मायने इस इलेक्शन कैंपेन में क्या है, या फिर ये वाकई में लोगों को कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट डालते हैं इस तरह के बयान जो वहां के नेता दे रहे हैं? जी, इनको मानने वाले रहेंगे, ये तो देश में हर आइडियोलॉजी के लोग रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
जब अमृतपाल सिंह जीत सकता है तो फिर क्या बड़ी बात है ना। तो ये चीज है, देश में हर सोच रखने वाले बंदे का अपना एक हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, मगर ये डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी जो सोचेगी वही वो लागू होगा। माइनॉरिटी का सोच अलग हो सकते हैं, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सोच में राइट। जो अलग सोच रखने वाले कम लोग जो जहां होते हैं उनका सोच भी यहाँ उनका एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब है ज्यादा लोग जो जिस चीज पे वो अग्री करते हैं, जो जिस चीज पे वो वोट देते हैं उसी का चलता है। तो बराबर। रहने दीजिए, इनका सोच रहने दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। अभी रही आर्टिकल 370 की बात, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का कुछ लेना देना नहीं है, ये भारत की बराबर। संविधान है। तो भारत की संविधान पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। मान लीजिए कि कल के दिन कोई और पार्टी आएगा, कांग्रेस आएगी, पता नहीं, उनको 3/4 मेजोरिटी मिलेगा, 4/5 मेजोरिटी मिलेगा, तो वो मान लीजिए 370 फिर दोबारा रिस्टोर करना चाहती है, कर सकती है। क्यों? पर उस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अभी 100 के ऊपर अमेंडमेंट्स हो गया, 2-3 और, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो समयानुसारन हर एक टाइम में उस कालखंड का क्या रिक्वायरमेंट है उसके चलते हुए कुछ ना कुछ चलते एग्जैक्टली। रहेगा। मगर एग्जैक्टली। अभी एक बार सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा दी इसके ऊपर, सरकार की जो आर्टिकल 370 हटाने का और यूनियन टेरिटरी बनाने का जो काम किया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गया। तो इसीलिए कांग्रेस या किसी और को फिर दोबारा आर्टिकल 370 लाने का एक तो हिम्मत नहीं है, दूसरा उनके पास नंबर नहीं है, तीसरा इतना आसान नहीं है, पूरा बराबर। देश इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मगर राइट। थियोरेटिकली देखेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है, कभी भी आ सकता है। एग्जैक्टली। मगर वो जम्मू कश्मीर इलेक्शन के इश्यू नहीं है, राइट। ये भारत सरकार की है। आप बोलते रहिए, अभी तो ये आखिरी मौका है इनको। इस इलेक्शन के बाद आर्टिकल 370 के बारे में इनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके बाद जो भी सरकार आएगी आएगी, मगर उसके बाद आर्टिकल 370 तो इतना पुरानी हो जाएगी कि फिर दोबारा उसके बारे में बोलने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब उनके लिए राइट। एक ही मांग रहेगा कि हमारे फुल स्टेटहुड दे दीजिए, हाँ। वही एक बचा रहेगा, बाकी आर्टिकल एग्जैक्टली। 370 खत्म हो जाएगा। तो ये एक चीज है। दूसरा आपने बोला एग्जैक्टली। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में तो बहुत साल से बोलते आ रहे हैं लोग। अब पाकिस्तान खुद एक स्टेट बन के रहेगा या वो 4-5 में टुकड़ों में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। और उससे क्या बात करना है ना। और पाकिस्तान या कोई देश से किसी और देश से बात करना है वो केंद्र सरकार की काम है, वो एग्जैक्टली। स्टेट्स काम नहीं है। अब केरला में भी कोई मिनिस्टर लगा दिया यूएई गल्फ में उन लोगों से बात करने के लिए। ममता बनर्जी भी वहां के बांग्लादेश के मुसलमानों को दावत दे रही है। तो ये इनका एग्जैक्टली। काम नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स इज प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है वो, तो इनको बात राइट। करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी ये लोग उनके नैरेटिव, क्योंकि ये बहुत साल से, बहुत दशकों से पाकिस्तान से पैसे आता था इनको, वो खाते थे, तो अभी इतना जल्दी वो भूल नहीं सकते हैं, तो चलाएंगे तो इधर उधर। बट वो तो कुछ होगा नहीं है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि इनके पीछे क्या 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 है। और दूसरा, बराबर। डेवलपमेंट देख रहे हैं, और सरहद के उस पार क्या हो रहा है ये भी देख रहे हैं। राहुल जी, इस बजट में, पिछले साल के बजट में, मतलब जून में जो बजट आया था पाकिस्तान का, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का बात ही भूल गया वो। तो कोई जाके राइट। पूछा है कोर्ट में कि गिलगिट बाल्टिस्तान का स्टेटस क्या है, तो अपना उनका खुद का अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि ये फॉरेन टेरिटरी है। राइट। तो जब फॉरेन टेरिटरी है, इतने लोग उनको गुल खिला खिला के कह रहे थे कि हम आप पाकिस्तानी हो, कश्मीर का भी हम बाकी भारत के पास जो कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे, और पूरे हिंदुस्तान को भी गजवाए हिंद करके ले लेंगे, ये गुल खिलाते रहे इनको। तो अब उनको समझ में आया कि पाकिस्तान सोचता है कि आप पाकिस्तानी है ही नहीं। तो जब उनके पास, उनके कब्जे में जो इलाके हैं, उनके साथ ये रवैया हो रही है, तो बाकी भारत से ये क्या छीनेंगे, इसे वो इसके साथ क्या करेंगे, ये तो लोग समझ बराबर। गया होगा। इसीलिए बराबर। पाकिस्तान में चीज ही नहीं है। दूसरा, बराबर। आजादी की जो सोच थे,
आजाद कैसे रह पाएंगे आप? या आपके इर्द गिर्द में 3 न्यूक्लियर स्टेट्स खड़े हैं, एक पाकिस्तान है, भारत है और चाइना है, तो राइट आपको इंडिपेंडेंटली कोई रहने नहीं देंगे ना। तो ये भी चीज है, तो इसीलिए ना आजादी चलेगी उधर, ना पाकिस्तान की वाणी चलेगी। तो राइट वो सब जान चुके हैं, सब भारत के साथ रहना चाहते हैं, मगर राइट क्या करें, उनके मदरसा की जो नैरेटिव हो या पॉलिटिशियंस के नैरेटिव हो, वो कट्टर इस्लामी नैरेटिव अभी जाता नहीं है। अभी हुआ है, 5 साल हुआ है आर्टिकल 370 हट के, तो दशकों लगेंगे ना। ये 70-80 साल में जो विश्व किए थे एग्जैक्टली लोग, 5-6 साल में कहाँ जाएगा वो? तो है, अभी एग्जैक्टली भी है, थोड़ा अलगाववादी सोच है, ये बोलते रहेंगे, धीरे धीरे से ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये बराबर ऐसा मान के चलना है, इनको बोलने दीजिए, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, इसी डर के मारे वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इस डर से उमर अब्दुल्ला 2 सीट से कंटेस्ट कर रहा है। हाँ 2 क्यों? सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी सीट हार गया था वो बारामूला से, राइट तो अभी उसको गारंटी नहीं है कि जीतेगा नहीं जीतेगा, दोनों सीट में भी गारंटी नहीं है। राइट तो इसके लिए वो डर के मारे ये किया है, मतलब वहां की जनता जो है पुरानी पार्टियों को रिजेक्ट करना शुरू किया है। अभी इंडिपेंडेंट्स अभी किंग मेकर्स बनने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट्स कौन होंगे? जम्मू एरिया में भी है, जम्मू में भी भाजपा के खिलाफ कुछ सोच है, कुछ लोगों को कुछ नाराजगियां हैं उधर, तो इसीलिए भाजपा को 100% जम्मू एरिया में सीट नहीं मिलेगा, कुछ सीट राइट होने का हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर वैली में भी पीडीपी और एनसी कांग्रेस के गठबंधन को 100% नहीं मिलेंगे, तो उधर भी इंडिपेंडेंट्स बहुत जीतेंगे उधर। तो राइट लोग थोड़ा अलग सोचने का काम किया है वो, तो इसके चलते हुए कोएलिशन ही बनेगा। शायद एनसी सरकार बना सकती है, तो भी वो कोएलिशन ही रहेगा। एग्जैक्टली और सिचुएशन फॉल्ट लाइन से ऐसा हो गया कि कश्मीर में जो जीतते हैं, बिना जम्मू से जीते हुए पार्टी से गठबंधन किए बिना वो सरकार नहीं चला सकते हैं। ये सिचुएशन होगी, तो बराबर मतलब वहां कोई ना कोई भाजपा से ही गठबंधन करना पड़ेगा, ये सिचुएशन आएगा। राइट तो सर देखते ये हैं। आप राइट ये जो आपने बात कही इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे 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 भी दिमाग में आपकी बात सुनते सुनते कि जो डिलिमिटेशन हुआ था वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने इस इलेक्शन में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जम्मू रीजन से करीब 7 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर रीजन से सिर्फ 1 सीट बढ़ी। तो इससे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो चेंज होगा वो कितना क्रूशल होगा, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी, ये जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुआ है, मैं उसके खिलाफ बहुत बोल चुका हूं ऑलरेडी। ये गलत किया है भारत सरकार ने, इसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि जिस सेंसस के आधार पर ये डिलिमिटेशन किए हैं वो 2011 के सेंसस थे और वो सब फर्जी थे, और अपना वर्चस्व रखने के लिए ज्यादा पॉपुलेशन वो कश्मीर में दिखाया हो। इवन जो लोग जम्मू में रहते थे नॉर्मली, उनको भी कश्मीर में दिखा दिखा के वो सीट्स डिलिमिटेशन में वहां ज्यादा चला गया। अभी जम्मू में 7 सीट बढ़ने के बावजूद कश्मीर के सीट से इनके कम है, तो ये सिचुएशन है। 2011 के सेंसस बेसिस नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 370 का संशोधन होने के बाद वहां दोबारा सेंसस करवाना चाहिए था। 2021 में नहीं हो पाया, कोरोना के चलते हुए, सब जानते हैं, मगर इतना जल्दबाजी में वहां डिलिमिटेशन करने का क्या जरूरत पड़ी? आप इतना जल्दी आप इलेक्शंस करवाने का कोई जरूरत नहीं थी। अभी कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जो बोला है कि सितंबर के अंदर अंदर आप करवाने का इलेक्शन करवाने का एक सुझाव दिया है। फाइनल डिसीजन सरकार के हाथ में होगी ना, सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों तय करेंगे वहां माहौल ठीक है नहीं है, क्या हुआ, वहां जो नेचुरल वोटर्स हैं उनका इसमें इलेक्टोरल रोल में आ गया नहीं आया, क्या हुआ, ये सब चीज देखने के बाद ही वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा 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 राय ये है कि जब अब आपने पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिकली आपके आधार कार्ड और इनके आधार पर आपने सेंसस बना रहे हो, कश्मीर का भी इसी समय में होना चाहिए था। ये सेंसस पूरे देश में होने के बाद आप फिर उसको डिलिमिटेशन करके इलेक्शंस करवाते हैं,
करवाते थे तो जम्मू की सीट्स और कश्मीर से ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बराबर। टेक्निकली अभी जम्मू में ज्यादा पॉपुलेशन है। कश्मीर से भी लोग भाग भाग के जम्मू में आके शरण लिया है, पना लिया है। तो कश्मीर में सिचुएशन इतना खराब था पहले, इसीलिए ये सिचुएशन थी। तो आप दोबारा सेंसस करके फिर बाद में आप डिलिमिटेशन करते तो वो सही होता। राइट। तो ये है, पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन तो हो ही रहा है, तो राइट। उसके साथ आप करते तो वो राइट। डिलिमिटेशन करने के बाद आप इलेक्शन करते तो ये जो डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाती। इसीलिए ये है। फिर भी जम्मू को कुछ ज्यादा मिला है, सीट्स थोड़ा बहुत ज्यादा मिला है, मगर सरकार पूरा वो बनाने का क्षमता उनके पास रहेगा ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। अभी भी वो फॉल्ट लाइन्स बहुत गहरा है जम्मू और कश्मीर के बीच में। राइट। वहां जो भी जीतेगा अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, यहाँ जो है इनको नजरअंदाज करके चलाते रहेंगे। तो इसीलिए फिर जम्मू का भी डिमांड है कि हमारी अलग स्टेट बना दो या अलग यूनियन टेरिटरी बना दो, हम कश्मीरियों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो वो डिमांड फिर दोबारा ना आए, एक और एजुकेशन की तरफ ना जाए, इसके चलते हुए आप सही तरीके से सेंसस करके डिलिमिटेशन करना वो अच्छी बात होती, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी सामने जो है सो है। बराबर। सर, इसमें हम लोगों ने भी देखा कि वोटिंग जो है वो बहुत अच्छे परसेंटेज में हुई, लगभग लगभग 62-63% एवरेज वोटिंग। अगर मैं तीनों फेजेस की करूं तो लगभग 63% के आसपास वो वोटिंग का फिगर बैठता है। पर इन सब में जो श्रीनगर, जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का, वहाँ पर सिर्फ 27% वोटिंग हुई। और आपने अगर देखा होगा या आपने अगर थोड़ा सा ध्यान गया होगा तो अर्चना तिवारी नाम की एक यूट्यूबर हैं जो राजधर्म नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उन्होंने कश्मीर की रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से करी अभी रिसेंटली। और जब उन्होंने कई लोगों से बात करी, स्पेसिफिकली मैं श्रीनगर रीजन की बात करूं, तो वहां पर लोग बड़े प्रोमिनेंटली ये कहते हुए उनके सामने आए कि हम तो वोट ही नहीं करते हैं या फिर हम वोट करेंगे ही नहीं। और वो फिगर आपको वोटिंग परसेंटेज में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये माइंडसेट स्पेशली श्रीनगर के लोगों का ऐसा क्यों बनता जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। एक अब देखिए, हमारे देश में भी, बाकी देश में भी कोई भी अर्बन सीट में आपको 50 के ऊपर वोटिंग कभी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्बन सेंटर्स में, बड़े बड़े शहरों में जो काम करते हैं वो छोटे छोटे शहरों से, गांवों से आते हैं, यहाँ काम करते हैं। उनका वोट ज्यादातर अपने विलेजेस में रहते हैं या 2 वोट्स रहते हैं। जब एक बार अपने गांव जाके वहां वोटिंग करते हैं तो यहाँ वोटिंग नहीं होता है, एक चीज। दूसरा, अब श्रीनगर इज नॉट कश्मीर, बस श्रीनगर को पकड़ के पूरा कश्मीर श्रीनगर ही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। श्रीनगर एक सिटी है, बस उतना ही है। पूरे कश्मीर बहुत बड़ा इलाका है। तो श्रीनगर सेंट्रिक हमारी जर्नलिज्म बहुत दशकों से चली आ रही है। तो श्रीनगर में आप इंटरव्यू करेंगे तो वो लोग जानते हैं क्या कैमरा के सामने क्या बोलना है। बहुत ये लोग बहुत दशकों से वही नैरेटिव खड़ा बोलते रहे हैं। आपको जाना है मतलब इंटीरियर्स पे जाना था, आपको जाना था, मान लीजिए कि नदी मार्ग में जाना था, आपको चट्टी सिंहपुरा में जाना था, फिर आपको अनंतनाग, त्राल, फिर बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा। आप इंटीरियर्स पे जाइए ना, वहां जाके बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि माहौल क्या है, सोच क्या है। श्रीनगर की कुछ लोगों का राय पूरे कश्मीर का राय नहीं है। अब यही हमारी प्रॉब्लम है। ये जो अलगावादी थे, ये कश्मीर को एक भोग भूमि बना के रखा है, मतलब प्लेस फॉर ओनली टूरिज्म एंड प्लेजर, एंजॉयमेंट। तो आप देखिए, दाल लेक, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, ये 4 ही इलाके लोग जाते हैं। आप इंटरनेट में जाइए, कोई भी ट्रैवल एजेंट से आप बुक कीजिए, ये 4 ही मिलेंगे आपको, इससे आगे आपको मिलेंगे नहीं है। मगर कश्मीर इतना बड़ा देवभूमि है और इतना बड़ा आस्था के केंद्र बिंदु है वो, फिर उसके बारे में कोई जानते ही नहीं है। शोपियान है, शोपियान में हर हफ्ता डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर होते रहता है, इतना टेररिस्ट इन्फेस्टेड है।
शोपियान के मतलब आउटस्कर्ट्स में, सिटी के आउटस्कर्ट्स में बहुत पुराना मंदिर है, कपाल मोचन मंदिर है। कश्मीरी पंडितों के जानकारी में भी कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, ये बड़े प्रश्न चिन्ह है। तो क्या हो गया ना, ये अलगाववादी जो लोग हैं वो अपना नैरेटिव खड़ा करने के लिए श्रीनगर और वहां भी लाल चौक ये बेसिस बना के पूरा नैरेटिव चलाए ये लोग। तो उसको निकाल के बाकी लोगों को आप आगे ले आना है। जावेद बेग का नाम कितने लोग सुने हैं? तो जावेद बेग जी के साथ मेरा मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, मैंने उनसे। हाँ, तो क्यों मेन स्ट्रीम चैनल्स उनको क्यों नहीं बुलाते हैं उनको? वो तो शिया है, वह है बीरवा में है, वो सेंट्रल कश्मीर में, और वो जिनीवा गिनीवा जाते रहता है। फिर मेरा अच्छा दोस्त, मैं उसे घर भी गया हूं मैं, तो वहां भारत की वाणी सुनाता है, पाकिस्तान को एक्सपोज करता है, इसलिए कोई बुलाता ही नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब है बाइनरी खड़ा करना, दो लोग जब लड़ते रहेंगे तो वही जर्नलिज्म है, चिल्लाते चिल्लाते रहना यही जर्नलिज्म है। तो आपको अल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने के लिए जो बरकादत ने शुरू किया है, कश्मीरी मुस्लिम एक लाइन जो देता है, वो ही नैरेटिव बाकी सब चैनल्स आज तक चलाते रहे। जो प्रो भारत है, जो प्रो भारत की सभ्यता के बारे में बोलने वाले कश्मीर घाटी में जो मुसलमान हैं, उनको कभी भी आप चैनल के सामने लेके नहीं आते हैं ये चैनल्स पूरे। तो ये सिचुएशन है ना, इसीलिए श्रीनगर में कुछ लोग जो बोलेंगे उसको हम इतना महत्व नहीं देना है। तो बाकी राज्य में, बाकी स्टेट में सोच अलग है, वहाँ लोग खुश है, वहाँ खुशहाली बहुत है, उनके डेवलपमेंट बहुत कुछ हो रहा है, पर्कुलेट हो रहा है। पहले क्या था, वो अब्दुल्ला और मुफ्ती के घर से आगे पैसे जाता ही नहीं था। अब क्या है, सरपंच के पास तक पैसे जा रही है। तो आप अपना गांव में क्या चाहिए वो डिसाइड कर पा रहे हैं, वो खुद वो प्रोजेक्ट्स चला पा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका नतीजा देख चुके हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स बन गए हैं अपने इनको। तो बाकी बकरवाल, गुज्जर, शिया, बहुत से इनके, और शीना जो गुरेज में रहते हैं, ये सब लोगों का दर्दी लोग बोलते हैं उनको, इनका जो है कभी नैरेटिव में आते ही नहीं थे लोग। अब इनको थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो इसीलिए नैरेटिव जो है अभी भी वो पुराना नैरेटिव चलाने का कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है। तो मैं सिंसियरली आप सब जर्नलिस्ट को ये कहता हूं कि आप श्रीनगर में किसी से भी बात मत कीजिए, प्लीज गो आउट ऑफ श्रीनगर। आप जाइए, गुरेज जाइए, बांडीपुरा जाइए, आप त्राल जाइए, कहीं और जाइए, फिर आप खीर भवानी जाइए, पता नहीं कहाँ जाना है, आप अंदरूनी इंटीरियर्स पे जाइए, आप वूलर लेक पे जाइए, वहां जाके आप आपका जर्नलिज्म कीजिए, आपको पता चलेगा कश्मीर है क्या। कश्मीर इज नॉट दीज फोर प्लेसेस, दीज फोर प्लेसेस आर भोग वस्तु, भोग की जगह है, जस्ट गो ऑन प्लेजर। वहां जाते हैं बोट हाउस से लेके इनके होटल्स पूरे ही अलगावाद के इनके ही प्रॉपर्टीज हैं। तो बाकी जगह तो आपको कश्मीर में हो क्या रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। इसीलिए कश्मीर में परिवर्तन जो है, कश्मीर देखने वाले, कश्मीर को समझने वाले, कश्मीर की दर्शन करने वाले को पता चलेगा। हाँ, मैंने कहा, वो अलगावादी सोच और वो इस्लामियत की सोच और जो एंटी भारत या एंटी हिंदू सोच वो गई नहीं है, वो है थोड़ी बहुत, बट बहुत फर्क आ गया। आर्टिकल 370 के पहले की जो सिचुएशन और अब की सिचुएशन बहुत फर्क आ गया। बराबर। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो आपने अभी कहा कि श्रीनगर के अलावा भी अगर बात होगी तो आपको एक अलग व्यू, अलग पिक्चर सामने आएगी, और ये बात बिल्कुल है। जो जिनका अभी जिक्र मैंने किया, अर्चना जी का, उन्होंने जब श्रीनगर के अलावा कहीं और इंटीरियर में बात करी तो बहुत ही अलग एक मुख्तलिफ व्यू उन्हें वहां पर मिला। जो आपने बताया वो बिल्कुल उनके वीडियोस में रिफ्लेक्ट भी होता है। फिर मैं एक चीज आपसे जाते जाते एक आखिरी पूछना चाहूंगा कि लोग कश्मीर में या जम्मू में, कश्मीर में, उस पूरे रीजन में पिछले 5-6 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस भी जानते हैं और उसकी अहमियत भी समझते हैं, पर वो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या 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 थॉट प्रोसेस हो सकती है? जी, अब देखिए,
बाकी देश में भी देख लीजिए, क्यों कश्मीर को आप सिंगल आउट करके क्यों बोलना है? बाकी देश में भी देख लीजिए, क्या यहाँ के मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं क्या? 94% वोट इंडी गठबंधन को गया है, मुसलमानों की वोट भाजपा को क्यों नहीं दिया? उनके जो पॉपुलेशन है वो कोई 17-18% है पूरे देश में। उसका नॉर्मल जो सेंसस के अब 2011 के सेंसस के बारे में देखेंगे 17-18% है इसके आबादी। तो अब मगर लाभार्थी कितने हैं इनमें? 35%। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका लाभ उठाने वाले मुस्लिम समुदाय से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 35% वही लोग हैं, क्योंकि उनका इकोसिस्टम इतना तगड़ा है। तो उन्हीं लोगों को वो सब स्कीम्स, सरकार की स्कीम्स को उससे लाभ उठाने का वो कोशिश करते हैं, उनको मिलते हैं, फिर भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो वही सोच जो बाकी देश में है वही सोच आपको कश्मीर में भी मिलेगा। ये वीडियोस भी बहुत है वायरल सोशल मीडिया में कि आपको घर मिला, हाँ मिला, बिजली मिला, मिला, सब कुछ मिला, जो आयुष्मान भारत के चलते हुए आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, सब कुछ मिला। वोट किसको देंगे? भाजपा को नहीं देंगे, क्योंकि ये रिलीजियस सोच है ना, इनके दिमाग में बिठा दिया कि आप भाजपा को वोट देंगे तो काफिर को वोट देने के समान है और आपकी दीन खतरे में आ जाएगा। तो ये सिचुएशन, ये नैरेटिव है। तो इसीलिए आप देखिए, मायावती जब मुसलमान कैंडिडेट्स को भी खड़ा किया था, वो भी डिपॉजिट हार गए थे, डिपॉजिट भी नहीं मिला उसको, इतने बुरी तरह से हार गए थे। मगर हिंदू कैंडिडेट्स, यादव कैंडिडेट्स लगाने के बावजूद इंडी गठबंधन को मिला मुसलमानों को वोट, क्योंकि वहां कौन खड़ा है, मुसलमान खड़ा है या कोई और खड़ा है, उससे लेना देना नहीं है, उनको चाहिए भाजपा को हराना। तो ये सोच है। तो भाजपा इज इक्वल टू हिंदुत्व, तो हम हमारी दीन बचाने के लिए भाजपा को हराना है, सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं है। ये कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, तो वही कश्मीर में भी है। तो अलग से वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, बाकी देश जैसा सोच रहे हैं उधर भी ऐसे ही सोच है। तो ठीक है, अभी आने वाले दिनों में फिर क्या होगा फिर देखते हैं। ये नैरेटिव्स वो लोग खड़ा किए हैं, अल्टीमेटली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और वोटर का धीरे धीरे से उनको जब समझ में आएगा तो परिवर्तन अपने आप आएंगे। तो आने वाले दिन के लिए इंतजार जरूर करना है। राइट सर, ये स्टेटहुड कब तक रिस्टोर हो सकता है? कुछ इस बारे में आपकी थॉट प्रोसेस, आइडिया? देखिए, ये तो भारत सरकार कब डिसाइड करेगी कोई कह नहीं सकते हैं, बट मेरे राय में ये कम से कम 2 या 3 टर्म इसी तरह चलना चाहिए। मतलब अंडर एलजी, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, पुलिस आपके हाथ में रखिए, इंटेलिजेंस आपके हाथ में रखिए, फाइनेंसेस आपके हाथ में रखिए, बाकी इनको जो लोकली करना है करने दीजिए। 2 या 3 टर्म्स, एटलीस्ट 10 से 15 साल तक इनको ऐसे ही चलाना है। बाद में जब ये सब सुधर जाएंगे, भगवान की कृपा से पाकिस्तान भी टूट जाएगी, फिर बाद में आप इनको फुल स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए, क्योंकि अब उस लायक है नहीं है। अब इमीडिएटली आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, पुलिस उसके हाथ में चला जाएगा, इंटेलिजेंस उसके हाथ में चला जाएगा, फिर उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके पाकिस्तान दोबारा कश्मीर को खराब कर सकता है। इसीलिए अभी समय नहीं है, वो काल नहीं आया, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम मेरे सोच में 3 टर्म्स इनको ऐसे ही चलाना चाहिए 15 साल तक। फिर 15 साल के बाद सोचेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तब तक उमर अब्दुल्ला भी रिटायर हो गया होगा, फिर महबूबा मुफ्ती भी रिटायर हो गई होगी, फिर नया पीढ़ी आएगी, नया नेतृत्व आएगा, फिर नया सोच आएगा, फिर वो इंटीग्रेशन भारत के साथ भी 15 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छी तरह हो गया होगा। फिर बाद में आप इसको रिस्टोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल एक देश या एक राष्ट्र के उसके जीवन काल में 15-20 साल कुछ भी नहीं है, है ना? हम आने वाले हजारों साल तक जीना है, तो 15-20 साल में आप इसको रोकेंगे, फिर बाद में शांति आएगी, फिर इसको भारत में पूरी तरह से वो इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर बाद में आपको जो करना है कीजिए। ओके सर, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही डिटेलिंग में, बड़ी बारीकी से सारी चीज़ों को बताया, समझाया, और जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन टॉपिक्स पर आपसे मैंने सवाल किए, उनको बड़े ही आपने
विस्तार पूर्वक बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन फ्यूचर आपसे फिर किसी टॉपिक पर ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। और आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।